हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट हमारा संविधान करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर हम संविधान क्या है और कैसे काम करता है इसे देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था और उससे भी पहले राजाओं का शासन था। देश में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कुछ वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। हमेशा से जनता के साथ अंग्रेजों द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया, उन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। 150 सालों तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। लोग बहुत परेशान हो चुके थे और एक ऐसा देश चाहते थे जहां लोगों का शासन हो, लोगों की सरकार हो। इसके लिए कई तरह के आंदोलन हुए, कई तरह के नारे लगाए गए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला और राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था, इतना ज़रूर बता दिया था भारतीय लोगों को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कि स्वतंत्र भारत जो होना चाहिए वो लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ऐसा देश जहां लोगों का शासन होगा। तब जाकर लोगों ने इस बात को समझा कि एक संविधान है जिसके द्वारा हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तब जाकर 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 से दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को लिखा। जिस तरह की मुसीबतें रही भारतीय लोगों के सामने, उस हर बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को लिखा गया था ताकि सभी को समान अधिकार दिया जाए। अब बात ये उठती है कि आखिर संविधान क्या है। तो किसी देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों व कायदे कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है, जो लिखित व मौखिक भी हो सकता है। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत होती है, जिसे संविधान कहा जाता है, जो लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं। जैसे अगर मैं किसी गेम की ही बात करूं, किसी खेल की बात करूं, तो हर खेल को खेलने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे फुटबॉल होता है तो फुटबॉल के कुछ नियम होते हैं कि इस आधार पर ही इस खेल को खेला जाएगा। उसी तरह देश है तो देश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसको चलाने के लिए कुछ लिखित या फिर मौखिक नियम कायदे कानून होंगे, तो उसे हम संविधान कहते हैं। आजकल तो दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास संविधान है, उसमें से हमारा देश भी एक है जहां लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र की सरकार यानी जहां लोगों की सरकार है, और हमारे पास अपना संविधान है जहां पर हर तरह के नियम कायदे कानून लिखे गए हैं कि वहां की सरकार को किस तरह का काम करना है, जनता का क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, हर एक बात लिखी गई है ताकि पूरी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब सवाल उठता है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसका पहला कारण है संविधान, जिनमें उन आदर्शों को सूत्रबद्ध किया जाता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी किसी संविधान में वो सारे आदर्श लिखे जाते हैं, वो सारे नियम कायदे कानून लिखे जाते हैं जिनके आधार पर कोई भी नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार बना सकता है। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूल रूप स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं वह सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। तो संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मूल स्वरूप क्या है, यानी हमारे संविधान हमें किस तरह के अधिकार दिए, संविधान हमें किस तरह का अधिकार देता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं अलग, जैसे हमारा देश है तो हमारे यहाँ पे तो
कई तरह के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत विभिन्नता है हमारे यहाँ पर। तो सभी के बीच में समानता पैदा करना संविधान का ही काम होता है। वही हमें बताता है कि हमें किस तरह का काम करना है, किस तरह का काम नहीं करना है। जैसे कि अगर किसी देश के कानून में अगर हो कि इस देश की औरतें गाड़ी चला सकती हैं, तो उस देश की औरतें गाड़ी चलाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी देश के कानून में ये है कि इस देश की औरतें गाड़ियाँ नहीं चला सकती, तो वो लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनके देश में ये कानून लिखा गया है, ठीक है। तो जो संविधान होता है वो ये तय करता है कि उस देश के नागरिक, उस देश की शासन व्यवस्था किस तरह से काम करेगी। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वह न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक सही समझ विकसित करते हैं। तो संविधान ये भी तय करता है कि वहाँ की सरकार कैसी होगी, उनके आदर्श क्या होंगे, वो कैसे काम करेगी, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, और इसकी पूरे देश में सभी के द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। अभी हम कुछ टाइम पहले अगर नेपाल में इसकी बात करें, तो कुछ समय पहले नेपाल में राजतंत्र था। तो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर पहले राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। तो संविधान तो उनके पास भी था, नेपाल के पास भी था, हमारे पास भी संविधान है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो नेपाल के पास संविधान था उसमें राजा का शासन था, जो भी फैसले होते थे वो राजा के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संविधान है उसमें लोगों का हित पहले रखा जाता है। जो भी फैसले होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली ही हो, लेकिन वो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, यानी लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहते थे, यानी एक ऐसा रास्ता जहाँ लोगों का शासन हो, ना कि किसी राजा का शासन हो जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर हो और अपने ही फैसले थोपता रहता हो। तो वहाँ के लोग अब एक नया संविधान चाहते थे जिसमें उनका हित छुपा हो, जिसमें लोगों का हित छुपा हो, और इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद फाइनली 2006 में राजा को मतलब हटाकर उन्होंने अपना मतलब लोकतंत्र स्थापित किया था नेपाल में। तो नेपाल के लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक जन संघर्ष किया था। उसके बाद दूसरा कारण आता है हमारे संविधान का कि किसी लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान अहम भूमिका अदा करता है। जैसे नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। तो दूसरा कारण ये है कि लोकतांत्रिक शासन जहाँ पर होता है, संविधान ये तय करता है कि किसी देश की जो शासन व्यवस्था होगी, यानी उस देश के जो फैसले होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे। जैसे नेपाल में वहाँ की जो शासन व्यवस्था से रिलेटेड जो भी फैसले होते थे, वहाँ की जनता के लिए जो भी फैसले होते थे, वो राजा या मंत्रिपरिषद लेते थे। लेकिन हमारे देश में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है, लोगों का जो भी प्रतिनिधि होता है वो फैसला लेता है। तो संविधान इस बात का भी वर्णन करता है कि किसी देश में उस जगह की सरकार चलाने का या उस देश से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उसके ऊपर फैसला कौन लेगा। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वह सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि यह नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान से मिलता है। तो जैसे कि संविधान में ये वर्णन किया गया है कि लोकतंत्र में मतलब जो नेता होते हैं, संविधान में ये वर्णित है, ये दिया गया है कि जितने भी लोग हैं लोकतंत्र के जितने भी लोग हैं वो अपना नेता खुद चुनेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी संभावना बन जाती है, लोकतांत्रिक देश में भी ऐसी संभावना बन जाती है कि वो व्यक्ति अपनी सत्ता का
अपनी मतलब अधिकार का दुरुपयोग करे। तो ऐसे में संविधान हमें ये अधिकार देता है, ये मतलब हमें राइट्स देता है कि हम उसके मतलब सत्ता के दुरुपयोग करने से अपनी रक्षा कर सके। इस तरह की जो विकृतियाँ होती हैं इन सब से बचाव करने का जो अधिकार है वो हमें संविधान देता है। वो हमें बताता है कि अगर कोई इस तरह गलत चीज़ करता है तो हम कैसे बच सकते हैं। जैसे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल ऑफ राइट दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो अपना बचाव कर सके। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। बहुत से लोग इससे दुखी हो सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। कोई नेता, माना कि वो नेता हमने ही चुना है, जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया और एक नेता को चुना। हो सकता है कि हमारे द्वारा ही चुना गया वो नेता है, लेकिन उसके पास बहुत सी शक्तियाँ आ गई तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जो संविधान है वो उसे ये नियम बताता है कि उसे किस तरह से काम करना है। तो राजनेताओं के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे वो संविधान के अंडर रह के ही किए जाते हैं। इसीलिए संविधान इस तरह की किसी भी विकृति को, इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान ये बताता है कि कोई व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वो हमें एक मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। संविधान में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। तो संविधान में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को, जो संख्या में कम है, उन लोगों को किसी ऐसी चीज़ से ना रोका जाए या उन्हें वंचित रखा जाए जो बहुसंख्यक लोगों को आराम से मिल जाती है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो संविधान इस बात का भी ध्यान रखता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के बीच में समानता बनी रहे। कहीं बहुसंख्यक जो लोग होते हैं, बहुसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, और अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं। तो संविधान इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं या उनके जो अधिकार हैं वो बहुसंख्यकों के द्वारा छीने ना जा सके। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम ले कि अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें से 40 बॉयज़ हैं और जो 10 हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी दिन कोई गेम का पीरियड होता है और टीचर पूछती हैं कि कौन से बच्चे क्या गेम खेलेंगे, तो सारे अगर बॉयज़ ये तय कर लें कि वो लोग क्रिकेट खेलेंगे और लड़कियां ये तय कर लें कि वो वॉलीबॉल खेलेंगी, तो जो टीचर होंगी वो इस आधार पर ये फैसला देंगी कि कौन सा गेम खेला जाएगा, इस आधार पर फैसला देंगी कि बहुमत वाला, ठीक है, यानी जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो गेम खेलना चाहते हैं, टीचर बोलेंगी कि हम यही गेम खेलेंगे। तो ऐसा हर बार ही होगा क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से हर बार लड़के मतलब क्रिकेट खेलेंगे और इसकी वजह से जो लड़कियां हैं उन्हें भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लेकिन उनकी इच्छा तो वॉलीबॉल खेलने की है ना। तो इस वजह से जो मतलब संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है कि जो बहुसंख्यक वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यकों को दबा ना सके। इस तरह के प्रावधान भी हमारे संविधान के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह हमारे समाज में भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें इस तरह के अधिकार दिए जाते हैं ताकि बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, वो उनके अधिकारों को दबा ना सके। ठीक है, ये दबदबा जो होता है, यानी जो लोगों को दबाया जाता है, वो दो तरीके से जब दबाया जाता है। एक है, यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व या इंटर कम्युनिटी कहते हैं। यानी जब एक समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय को दबाया जाए तो उसे इंटर कम्युनिटी कहते हैं। जैसे बॉयज़ जो हैं वो 40 के रेशियो में हैं और जो लड़कियां हैं वो 10 की। तो लड़कों के द्वारा जब लड़कियों को दबाया जा रहा है, यानी
इनकी इच्छा मान ली गई क्योंकि ये बहुमत में थे, और इनकी इच्छा नहीं मानी गई क्योंकि ये बहुमत में नहीं थी, तो इसे हम इंटर कम्युनिटी कहते हैं, जब एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को दबाते हैं। लेकिन जब हम इंट्रा कम्युनिटी की बात करते हैं, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, उसे हम अंत सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि 40 बॉयज़ में से 5 जो लड़के हैं वो लड़कियों का साथ दे दें, ठीक है, तो इस बात पे इस साइड जो 35 बॉयज़ बचेंगे वो उन लड़कों को, उन 5 लड़कों को दबा सकते हैं कि नहीं, तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो, कि तुम उनका सपोर्ट क्यों दे रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें भी वॉलीबॉल खेलना पड़ सकता है। तो इससे हम इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व, मतलब इंट्रा कम्युनिटी यानी सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, जब एक ही समुदाय के लोग, अपने ही समुदाय के लोग कुछ दूसरे लोगों को दबाते हैं, ठीक है। जब दूसरे समुदाय के लोगों को दबाया जाता है तो उसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है, और जब अपने ही सामुदायिक लोगों को दबाया जाता है तो उसे सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है, अतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है, ठीक है। इंटर और इंट्रा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा, संविधान होने का तीसरा कारण है हम खुद को अपने आप से बचा सके। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी बचा सकता है जिससे कि मतलब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को, बड़े से बड़े सिद्धांतों को चोट पहुंच सकती है, ठेस पहुंच सकती है, जिसमें देश की आस्था हो। संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार की रक्षा, संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर यानी भारत में दलगत राजनीति है, यानी पार्टी पॉलिटिक्स टाइप की है, अलग अलग पार्टियां हैं वो शासन करती हैं, लेकिन एक वर्ग या फिर एक लंबे समय तक लोग ऐसा सोचने लगे कि ये शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब नेता आते हैं ये भी अच्छा काम नहीं करते, दूसरे पार्टी के नेता आते हैं वो भी अच्छा काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं लोग मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, और वो लोग ऐसा सोचने लगे कि क्यों ना हम सैनिक व्यवस्था लागू कर दें या राजा का शासन दोबारा से लागू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों के अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं वो छिन जाएंगे। तो संविधान हमें इस चीज़ से भी रोकता है क्योंकि हम फिर से उसी स्थिति में आ सकते हैं जैसे पहले थे कि एक राजा होता था, राजा का शासन होता था, सबको उसी बात को मानना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को आने से भी संविधान रोकने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया है जहां सभी नागरिक समान माने जाते हैं और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होता है। तो भारत यानी हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाया गया है, लोगों का शासन करने वाला देश बनाया गया है, जहां सभी नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, सभी को समान माना जाता है और सभी को सरकार में हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है। यानी हम वोट भी दे सकते हैं और इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, ये दोनों ही अधिकार हमारे पास है। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वह किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। तो क्या हुआ था कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, यानी जब अंग्रेज़ों का शासन था और संविधान अभी लिखा जा रहा है, आज़ादी मिलने वाली है, 1947 में मिली थी, तो उससे पहले 1947 से पहले हमारा ये पूरा एक देश नहीं था, बल्कि रजवाड़े हुआ करते थे, यानी राजाओं का शासन था और कुछ जगहों पे अंग्रेज़ों का शासन था। तो ऐसे बिखरा हुआ सा हमारा देश था और ऑलमोस्ट ये भी तय हो चुका था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना है। तो बहुत सी जो रियासतें थी वो ये नहीं तय कर पा रही थी कि हम भारत के हिस्से में जाएँ या पाकिस्तान के हिस्से में जाए। तो इस तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे देश की उस समय खराब थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी जो हमारे देश के जो नेता थे, मतलब पुराने जो भी हमारे लोग रहे जिन्होंने संविधान की रचना की मिलजुल कर संविधान सभा में, उन लोगों ने इसे बहुत बहादुरी से
काम को पूरा किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। एक तो इतना टेंशन भरा माहौल था, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इतना उथल पुथल था। उन्होंने इतने अच्छे से इस दस्तावेज को तैयार किया, इसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई थी। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। और इसमें काफ़ी जोर दिया गया था कि लोग अपने नेता को किस तरह से चुने, किस तरह की प्रक्रिया हो। इसके अलावा गरीबी को दूर करने के लिए क्या चीज़ें शुरू की जाए, जो हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब थी उसको कैसे सही किया जाए, इसके लिए काफ़ी विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया सामने रखी गई थी, संघवाद। इसके लिए कई तरह के प्रावधान किए थे। अपने देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के प्रावधान किए थे। उसमें से पहला हमारा है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्र स्तर पर भी, पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्थान है। तो संघवाद का मतलब होता है जब किसी देश में सिर्फ एक स्तर की सरकार ना हो, मतलब एक ही जगह के जो लोग हैं, जैसे दिल्ली, हमारे देश में दिल्ली राजधानी है भारत की, तो सिर्फ दिल्ली में बैठे लोग ही पूरे देश पे शासन ना करें, ऐसा ना हो, बल्कि हर स्तर पर, पूरा देश है उसके स्तर पर भी एक सरकार हो, इसके अलावा राज्य स्तर पर भी एक सरकार हो, उसके अलावा जो छोटे छोटे गांव, कस्बे, नगर हैं वहाँ पर भी सरकारें हों। तो हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी जिसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले लेने लग जाए। मतलब हमें एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी थी जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोग, कुछ ही लोग पूरे देश के फैसले ना लें, क्योंकि दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को क्या पता कि किसी दूर दराज गांव में किस प्रकार की समस्या है। वो तो वहाँ का जो भी पंचायत का व्यक्ति होगा या जो भी वहाँ का मुखिया होगा उसे ही पता चलेगा, वही तो अच्छे से उसको सॉल्व कर सकता है, और कोई तो नहीं कर सकता। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई ताकि हर एक क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सके। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके, यानी हर इलाके को विकसित किया जा सके। इसीलिए संघवाद की व्यवस्था बनाई गई। भारत में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार है। भारत में जितने भी राज्य हैं हमारे, सभी को अपने अपने फैसले लेने का अधिकार है, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है कुछ मुद्दों के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर नहीं, कुछ मुद्दों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जो भी राष्ट्र से जुड़े मुद्दे होंगे उनके ऊपर मतलब जो भी केंद्र सरकार नियम कायदे कानून बनाती है उसको राज्य सरकार के द्वारा मानना पड़ता है। ठीक है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है, यानी किस राज्य का या फिर मतलब कि राज्य का, देश का मतलब केंद्र का, या फिर किसी प्रांतीय स्तर के लोगों का, पंचायत की जो व्यवस्था है उनका क्या काम है, कौन से लोग किस तरह के कानून बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखा गया है। इतना अधिक इसे सोच के और बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखा गया था कि बिल्कुल इसे स्पष्टता के साथ लिखा गया था कि केंद्र सरकार क्या काम करेगी, वो किस तरह के कानून बना सकती है, राज्य सरकार क्या काम करेगी, वो किस तरह के कानून बना सकती है, पंचायतें क्या काम करेंगी, वो मतलब किस तरह के कानून बना सकती है। ये हर चीज़ उसमें लिखी गई है। इसके लिए 3 तरह की सूची भी बना दी गई है। संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, यानी हर राज्य की, हर प्रांत की जो सरकार है वो अपने लिए, अपने यहाँ पर काम करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी, ये भी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। मतलब हमारे संविधान में इसे भी लिखा गया है, इसे बताया गया है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी नियम कायदे कानून बनाती है, उन सब के अंतर्गत आते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ता है।
संसदीय शासन प्रणाली, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। यानी हमने ये तो समझ लिया कि केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर है, प्रांतीय स्तर पर है। तो तीनों स्तर पर जो सरकार बनेगी, जो भी लोग होंगे, मुखिया होगा, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो इन लोगों का जो चुनाव होगा वो लोगों के द्वारा ही होता है। यानी जो लोग होते हैं सभी वयस्क नागरिक, वयस्क नागरिक का मतलब जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है। वो अपने मनपसंद के नेता चुन सकते हैं। उनकी पसंद के नेता का चुनाव होता है जिनके द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। लोग अपने मतलब अपने अनुसार जो भी उनके लिए सही लगे कि ये नेता हमारे लिए सही है, तो तीनों स्तरों पे चुनाव होते हैं और वहाँ पर नेताओं का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसे नेता बनना है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भी मतलब चुनाव लड़ सकता है। इसकी एक पर्टिकुलर एज होती है कि आप इस एज के बाद ही इसमें भागीदार ले सकते हैं। जैसे कि सार्वभौमिक मताधिकार की है, यानी सबको मत देने का अधिकार है, लेकिन उन्हीं लोगों को है जो 18 साल से ऊपर है। और इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि कोई मतलब अमीरी गरीबी या मतलब और कोई भी कास्ट सिस्टम, इन सब का नहीं। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लिंग का हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार हमारे देश में दिया गया है। बल्कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसको बाद में स्वतंत्रता के बाद इसको लागू किया गया है। बहुत से देशों में तो बहुत बाद में औरतों को अधिकार मिला था, लेकिन हमारे देश में तो स्टार्टिंग से ही मतलब ये अधिकार दिए गए हैं, 1947 के बाद से ही दिया गया है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी वो जो भी काम करेंगे वो मतलब ऐसे होने चाहिए कि अगर जनता उनसे क्वेश्चन करे उसके प्रति तो वो उसका आंसर भी दे। ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, अब हमारे यहाँ पर हर एक स्तर के चाहे सरकारें हों, उन सबके बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला हमारा विधायिका है, कार्यपालिका दूसरा, और तीसरा हमारी न्यायपालिका है। जो विधायिका होती है उसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी हम जिसे भी वोट देके चुनते हैं वो विधायिका होती है। ठीक है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, यानी विधायिका वे लोग हुए जो कि कानून बनाते हैं। जैसे किसी भी विषय पर कानून बनाना हो, जैसे एक विषय हो गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगा के ही चलना है, तो इसका जो कानून है वो विधायिका के द्वारा बना दिया गया। अब इसको लागू करने का काम कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। ठीक है। तो मतलब वो इस चीज़ को लागू कर देगी पूरी जनता के बीच में कि हाँ ऐसे नियम बनाया गया है और इस तरह से आपको इसका पालन करना है। हर राज्य में मतलब अलग अलग जो भी कार्यपालिका होगी वो इस तरह से उसे लागू कर देगी। अगर कोई उस नियम को तोड़ता है तो उसको सजा देने का काम न्यायपालिका यानी न्यायालय करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हर स्तर पर न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, जिला न्यायालय भी है, तो हर स्तर की, तो जहाँ का भी जो भी केस होगा वहाँ पर उसे सॉल्व किया जाएगा। तो कानून बनाती है विधायिका, लागू करती है कार्यपालिका, और जो न्यायपालिका है अगर कोई उसे तोड़ता है तो उसे सजा देने का काम करती है। ठीक है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। सभी को मतलब इतने स्पष्ट तरीके से अधिकार दिए गए हैं ताकि कोई भी मतलब अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। ठीक है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इतने अच्छे से इसका बंटवारा किया गया है कि एक जो वर्ग है, एक जो हमारा अंग है, वो दूसरे अंग के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि कोई भी अंग, ना विधायिका, ना कार्यपालिका और ना ही हमारी न्यायपालिका निरंकुश हो सके। ठीक है। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का जो संतुलन है, ये जो बैलेंस है वो बना रहता है।
मौलिक अधिकार। उसके बाद हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार जो जनता को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो मौलिक अधिकार है वो देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के यानी जो भी लोग हैं उनकी सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने का काम करता है। इस तरह जो हमारा संविधान है वो राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब किसी प्रॉपर स्टेट से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम सरकार से भिन्न अर्थ निकालते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन राज्य शब्द का मतलब यहाँ पर किसी एक विशेष क्षेत्र से किया जा रहा है। पूरे देश पूरा जो देश है उससे लिया गया है, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले सारे लोग और वहाँ का निश्चित भूभाग, एक निश्चित क्षेत्र यानी पूरा जैसे भारत हो गया, यहाँ पर रहने वाले सारे लोग, तो उसे यहाँ पर राज्य कहा जा रहा है, ना कि राज्य सरकार को राज्य कहा जा रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। सरकार एक अलग वर्ड है और राज्य एक अलग शब्द है, ठीक है। तो राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा होता है। तो मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो जो मौलिक अधिकार है उससे भारतीय संविधान का अंतर आत्मा भी कही जाती है। उसे बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा यह कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो वो कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मौलिक अधिकार की दोहरा उद्देश्य है। एक तो ये कि वो नागरिकों को ऐसी स्थिति में रखता है जहां वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकते हैं, और दूसरा यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, यानी कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो तो जनता के लिए दिए गए हैं कि जनता के पास ये अधिकार है कि इस तरह के उन्हें काम करने हैं, या इस तरह का उन्हें एक सुरक्षात्मक मतलब वो दिया गया है, एक सुरक्षा दी गई है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार को ये बताते हैं कि उन्हें किस तरह का काम करना है लोगों के लिए। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था, जो मतलब ये है नीति निर्देशक वाले जो तत्व हैं उसे इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। जैसे कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है हमारे मौलिक अधिकार में। अगर मैं नीति निर्देशक तत्व को बताऊं तो शिक्षा का अधिकार हमें दिया है कि हर बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो उसके लिए अधिकार तो हमें मिल गया, ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया, हमें अधिकार मिल गया। लेकिन बच्चा पढ़ तभी पाएगा ना जब पूरे संसाधन होंगे, पूरी व्यवस्था होगी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है। तो पढ़ाई की व्यवस्था करना, स्कूल उपलब्ध करवाना, बच्चों को एडमिशन दिलवाना, इस तरह की जो जिम्मेदारी होती है वो नीति निर्देशक तत्व में आती है, ठीक है। यानी सरकार की जिम्मेदारियों को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है ताकि सामाजिक और आर्थिक जो सुधार हैं वो और ज़्यादा किए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। तो वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा कानून और नीतियां बनाते रहें ताकि जो लोगों का स्तर है वो बढ़ता रहे। मौलिक अधिकार हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, कानून के सामने सब समान है। अगर किसी के द्वारा कोई गलती की जाती है तो किसी के द्वारा कोई भी गलती की जाती है तो उसे मतलब
एक जैसी सज़ा मिलेगी अगर दो लोग हैं, जैसे भारत का जो नागरिक है, राष्ट्रपति भी एक नागरिक है और एक गरीब आदमी भी एक नागरिक है, तो गरीब आदमी कोई गलती करता है या राष्ट्रपति कोई गलती करता है तो दोनों को एक जैसे ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के लिए कुछ और प्रावधान हो या गरीब लोगों के लिए कुछ और प्रावधान हो। हर किसी के लिए जो कानून है वो एक जैसा है। इस अधिकार में ये भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। यानी जितने भी ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है। यानी अगर किसी को रोजगार चाहिए तो जो राज्य सरकार होगी वो किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा है जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये बताता है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कुछ भी मतलब कि जो हमारे जो विचार हैं हम वो बोलें, पर हम कुछ ऐसा ना बोलें जो मतलब किसी मौलिक अधिकार पे चोट पहुंचाए, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी जो भारत का नागरिक है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कारोबार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रखना। मतलब बहुत से जो लोग होते हैं वो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें मजदूरी पर रख लेते हैं। तो इसका खंडन करने का काम शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार हमें देता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो सज़ा का पात्र है। फिर हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी अपने लिए जो भी मतलब शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहें पढ़ाई के, वो लोग खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इसमें यह है कि अगर किसी को लगे कि मेरा कोई अधिकार छीना गया है, किसी बाकी के जो भी 5 अधिकार छीने गए हैं, तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय में जाके अपील कर सकता है, कार्रवाई करवा सकता है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी एक ऐसा देश जो किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, बल्कि वो हर एक धर्म को समान रूप से देखता है। वहाँ उस देश का कोई एक धर्म नहीं होता, बल्कि सारे धर्म को एक समान रखा जाता है, एक समान माना जाता है। सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया जाता है। भारतीय संविधान सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है, और जो हमारा भारतीय संविधान है वो तो सभी को समान अधिकार देता है। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू सो मच।